हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का 10th चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का पार्ट 2 का हिंदी समरी। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे अवध के आगे का समरी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन यानी कि पतन होने पर जो राज्य बने उसमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारी और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को भी अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों तथा महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले हजारेदार को देता था। हजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तन के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे, लेकिन पहले ऐसा जो था ये कभी भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट है अगला बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। फिर भी मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बने। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाए रखा। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा जो साहूकार से थे उनसे उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार से 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो गए थे। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठता संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो गया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेगी। पहला, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे। विशेषतः वह जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त यानी कि जो टैक्स था उसे प्राप्त करने के तरीके मुगलों से बिल्कुल भी अलग थे। टैक्स संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य
हैदराबाद, अवध और बंगाल इसने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिया। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। फिर भी देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदार को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोत से अपने खुद के कारिंदों के जरिए टैक्स वसूला करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत, राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरी पर पर्याप्त स्वतंत्रता लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहानदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया था। उन्होंने अपने वतनों के पास जो उनके पास पड़ोसी के शाही इलाके थे, इसके कुछ हिस्से पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर की जीत लिया और अपने राज्य में उसे मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा में सूबेदारी दे दी गई। 1740 से दशक से राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन रजवाड़े पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से पूरी तरह से वंचित हो गया, या यूं कहें कि रुक सा गया। नेक्स्ट देखते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी हासिल करना। द सिख यानी कि सिख। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसमें पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत तथा मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठक में वे सामूहिक निर्णय किया करते थे, जिसमें गुरमत कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित किए, जिनके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और उन्होंने कहा था कि शासन उनके भाग्य में है। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले जो मुगल थे उनके सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर
सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। फिर भी ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह में से फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। अगला है द मराठास यानी कि मराठा। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी भी बन गई थी। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना में ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकें। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वो उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उनके जो संसाधन का जो भंडार था वो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उसके खिलाफ हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिल पाई। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाकों पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इसमें सिंघिया, गायकड़वार और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंघिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी जो वस्त्र थे उसको मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में घुला हुआ था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया। नेक्स्ट है द जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता बनाई। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी में स्थित
क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उसके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिया और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों की पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर भी बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का हिंदी समरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।